इस वीडियो में 1600 AD का चार्टर या 1600 ईस्वी का राजपत्र के विषय में चर्चा की गई। 1600 ईस्वी का राजपत्र क्यों आया? जैसा कि पूर्व के वीडियो में बताया गया कि जॉन मेंडेन हॉल जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया की कंडीशन को स्टडी किया और वापस लौट करके ब्रिटेन में अपने मर्चेंट नेवी का जो उनका ग्रुप था, उन लोगों ने मिल करके इंडिया में बिजनेस के पर्पस से एक कंपनी इस्टेब्लिश करने का प्लान बनाया। तो इसी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के उद्देश्य से या पर्पस से 1600 AD 1600 ईस्वी का राजपत्र जारी किया गया। इस राजपत्र को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने जारी किया। 31 दिसंबर 1600 AD को ये चार्टर या ये राजपत्र जारी किया गया। इस चार्टर के फर्स्ट पॉइंट में कंपनी का इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें कंपनी का नाम, उसकी डेट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके रूल रेगुलेशन, उसको जो लीगल फैसिलिटी दी गई, जो वैधानिक सुविधाएं दी गई, इन विषयों की चर्चा की गई है। कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम था। शॉर्ट नेम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कंपनी को 31 दिसंबर 1600 AD को जारी किया गया चार्टर को, और ये चार्टर कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित था। इसमें कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके राइट्स और लीगल फैसिलिटी का डिटेल दिया गया। सेकंड पॉइंट में कंपनी का टाइम ड्यूरेशन, कंपनी की समयावधि निर्धारित की गई, डिसाइड की गई। 1600 AD का चार्टर जब जारी किया गया, तभी कंपनी को 15 वर्षों के लिए इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन दी गई, और ये डिसाइड किया गया कि 15 ईयर तक कंपनी इंडिया में बिजनेस करेगी। उसके साथ ये कंडीशन रखी गई कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करती है इंडिया में और ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो इसका टाइम ड्यूरेशन 15 ईयर के लिए, 15 वर्षों के लिए एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। और ये भी कंडीशन रखी गई कि अगर कंपनी लॉस में जाती है, कंपनी को लॉस हो जाता है, तो 2 ईयर का नोटिस दे करके कंपनी को वापस बुला लिया जाएगा। तो कंपनी के टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड मैटर्स को सेकंड पॉइंट में डाला जा रहा है, और उसमें ये डिसाइड है कि कंपनी प्रॉफिट पे रहेगी तो 15 ईयर के लिए बढ़ाया जाएगा, और अगर लॉस में आती है तो 2 साल का नोटिस दे करके कंपनी को वापस बुला लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कंपनी के मोनोपोली से रिलेटेड मैटर्स थे, मतलब कंपनी को एकाधिकार दिया गया। चूँकि ये कंपनी ब्रिटेन की थी और ईस्टर्न कंट्रीज़ में बिजनेस करने की परमिशन इस पॉइंट में दी गई। मतलब कंपनी को ये डिसाइड किया गया कंपनी के लिए कि कंपनी को ये मोनोपोली दी जा रही है, एक अधिकार दिया जा रहा है कि ब्रिटेन के ईस्ट साइड, मतलब ब्रिटेन के पूर्वी देशों में, जैसे इंडिया, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने की परमिशन दी गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी को परमिशन नहीं दी जाएगी, 15 ईयर तो नहीं दी जाएगी। ऐसा मोनोपोली में ये डिसाइड किया गया कि केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी जा रही है। क्योंकि ये ब्रिटेन की कंपनी है, तो उसके ईस्ट साइड के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई, एकाधिकार दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई और कंपनी वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकती। और अगर ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी नहीं मानती, इंडिया में आके बिजनेस करती है या ईस्टर्न कंट्रीज़ में बिजनेस करती है, तो पनिशमेंट भी उस कंपनी के लिए डिसाइड की गए। अतः केवल और केवल
ईस्ट इंडिया कंपनी को ये एकाधिकार मोनोपॉली दी गई। आफ्टर दिस, फोर्थ पॉइंट में कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन और उसका मैनेजमेंट आएगा, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि कंपनी डेमोक्रेसी सिस्टम से ऑर्गेनाइज करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए, मतलब प्रजातांत्रिक तरीके से कंपनी का संचालन होगा। कंपनी के सारे शेयर होल्डर मिल करके एक आम सभा जनरल कोर्ट बनाएंगे। इसके बाद ये जनरल कोर्ट अपने बीच के ही मेंबर्स को इलेक्शन के द्वारा बाई इलेक्शन चूज़ करेगी, जिसमें 24 मेंबर्स 24 सदस्य बाई इलेक्शन से डिसाइड होंगे और ये 24 मेंबर्स 24 सदस्य मिल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या संचालन समिति का निर्माण करेंगे। 24 मेंबर्स मिल करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा। गवर्नर के अंडर में ये 24 मेंबर्स का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब संचालन समिति रहेगी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 10 कमेटी 10 समितियों का निर्माण करेंगे और 10 समितियां मिलकर के ही ये कंपनी को चलाएंगी। मतलब सारे शेयर होल्डर मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि कंपनी ऑर्गेनाइज किस तरह से करनी है और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 24 मेंबर्स ईयरली बाई इलेक्शन के द्वारा चूज़ होंगे, ये 24 मेंबर्स मिल कर के 10 समितियां बनाएंगे, 10 कमेटीज़ बनाएंगी और ये 10 कमेटीज़ जो 10 समितियां होंगी यही कंपनी को ऑर्गेनाइज करेंगी। और ये भी कंडीशन रखी गई कि 24 मेंबर्स में से अगर कोई मिसबिहेव करता है तो उसको मेजॉरिटी हटा सकती है। हटाए गए मेंबर की जगह में नए मेंबर्स का बाई इलेक्शन तुरंत हो जाता था और इस तरह से 24 मेंबर्स मिल कर के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 10 कमेटीज़ के द्वारा कंपनी को ऑर्गेनाइज करते थे। आफ्टर दिस, फिफ्थ पॉइंट में कंपनी का लीगल लेवल मतलब विधिक स्तर क्या होगा ये आता है। कंपनी को कॉरपोरेशन डिसाइड किया गया। कंपनी से रिलेटेड जो भी केस होंगे या कंपनी के अगेंस्ट कंपनी के खिलाफ जो भी मामले मुकदमे जो केस होंगे उनको कंपनी अपने नाम से लड़ सकती थी, अपना बचाव कर सकती थी। मतलब कंपनी को ये राइट्स दिए गए कॉरपोरेशन बना करके कि कंपनी अपने नाम से किसी भी केस को फाइट कर सकती थी, लड़ सकती थी और कंपनी अपना बचाव भी कर सकती थी। तो लीगल लेवल कंपनी को एक कॉरपोरेशन के रूप में डिसाइड किया गया। 6 पॉइंट में कंपनी को कानून बनाने का अधिकार दिया गया, मतलब लॉ मेकिंग के राइट्स कंपनी को दिए गए। और भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब नॉन गवर्नमेंट बॉडी को कानून बनाने का अधिकार मिल गया। मतलब कंपनी को कानून बनाने का अधिकार इस चार्टर के द्वारा ही मिल गया। लेकिन ये कंडीशन रखी गई कि कंपनी केवल जनरल केसेस में या साधारण कानून जनरल लॉ बना सकती है, सीरियस लॉ नहीं बना सकती, ऐसा भी डिसाइड किया गया। अब कंपनी किस तरह का कानून बना सकती है, मतलब कंपनी को ये डिसाइड करना था कि कंपनी लॉ मेकिंग में किस तरह का लॉ, किस तरह का कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो इसमें कंपनी का जो सिस्टम होगा, कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ होंगे, कंपनी की जो ट्रांसपोर्टिंग होगी, आवागमन होगा, कर्मचारियों का या कंपनी के एम्प्लॉइज़ का अपॉइंटमेंट किस तरह से होगा, कंपनी का बिजनेस किस तरह का होगा, इन सारे केसेस को डिसाइड करने के लिए कंपनी को लॉ मेकिंग का राइट्स दिया गया। साधारण कानून जनरल लॉ मेकिंग का राइट्स कंपनी को दिया गया। कंपनी को ये डिसाइड करना था कि कंपनी से रिलेटेड जो भी केस होंगे, कंपनी से संबंधित जो भी केस होंगे, उनके लिए कंपनी साधारण कानून जनरल लॉ बना सकती थी। और ये भी डिसाइड किया गया कि अगर इन लॉ को या इन कानून को अगर कोई नहीं मानता तो उसका पनिशमेंट भी डिसाइड किया गया। पनिशमेंट में फ़ाइन जुर्माना करना, जनरल जेल साधारण कारावास और कोड़े मारने का पनिशमेंट डिसाइड किया गया। मतलब कंपनी जो जनरल लॉ
मेकिंग करेगी, साधारण कानून बनाएगी। अगर उनको कोई नहीं मानता तो ये पनिशमेंट भी डिसाइड किए गए। सीरियस केसेस में कंपनी को लॉ मेकिंग का राइट्स नहीं दिया गया। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे राजद्रोह, ट्रेजन, डकैती, रॉबरी, मर्डर, हत्या, इन केसेस में कंपनी को लॉ मेकिंग के राइट्स नहीं दिए गए क्योंकि ये सीरियस केसेस थे। केवल जनरल केसेस में साधारण लॉ मेकिंग का राइट्स कंपनी को दिया गया। साथ ही ये भी डिसाइड किया गया कि कंपनी जो लॉ मेकिंग करेगी वो जस्टिफाइड होने चाहिए। साथ ही अंग्रेजी व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकती थी। मतलब कंपनी जो ब्रिटेन के मौलिक अधिकार थे, बेसिक चीज़ें थी, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। ये भी कंडीशन लॉ मेकिंग में रखी गई। आफ्टर दिस 7th पॉइंट में कंपनी की पूंजी, कैपिटल ऑफ कंपनी को डिसाइड किया गया। कंपनी की टोटल पूंजी, टोटल कैपिटल 75,373 पाउंड थी। मतलब 75,373 पाउंड डिसाइड की गई। इस टोटल कैपिटल में 39,771 पाउंड शिप्स में इन्वेस्ट था। मतलब 39,771 पाउंड के शिप थे। 6,860 पाउंड का लगेज था। मतलब 6,860 पाउंड का लगेज था। और 28,742 पाउंड का फुटकर लगेज था। मतलब 28,742 का फुटकर लगेज था। तो इस तरह से 75,373 पाउंड टोटल कैपिटल था। 75,373 ये टोटल कैपिटल था। तो इस तरह से 1600 AD का जो चार्टर आया, 1600 ईस्वी का राजपत्र आया, उसमें ये सारी बातों को डिस्कस किया गया। कंपनी के टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड जो बात थी उसमें स्टार्टिंग में कंपनी को 15 वर्षों तक बिजनेस करने की परमिशन दी गई। और अगर प्रॉफिट में कंपनी रहती है तो 15 वर्ष के लिए उसको एक बार फिर से बढ़ा देने की बात कही गई। और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो 2 वर्ष 2 ईयर का नोटिस दे करके कंपनी को वापस बुलाया जा सकता था। लेकिन कंपनी ने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी प्रॉफिट में चली गई। और कंपनी के रिक्वेस्ट पे 1609 को 1609 ईस्वी को सेकंड राजपत्र, सेकंड चार्टर जारी किया गया, जिसमें कंपनी का टाइम ड्यूरेशन अनलिमिटेड कर दिया गया। क्योंकि कंपनी के रिक्वेस्ट पर ही ये डिसाइड किया गया और कंपनी को ये लगने लगा था कि इंडिया में बिजनेस करना काफ़ी प्रॉफिट है। तो कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हमारे टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया जाए। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1609 को सेकंड चार्टर जारी करके 1609 ईस्वी को दूसरा राजपत्र जारी करके कंपनी के टाइम ड्यूरेशन को, कंपनी की समय अवधि को असीमित, अनलिमिटेड कर दिया। इसी तरह से बीच बीच में कंपनी की रिक्वेस्ट के अनुसार कई चार्टर जारी किए गए, जिसमें कंपनी की रिक्वेस्ट पर ही ये चार्टर जारी होते थे। और कंपनी जो कि प्रॉफिट में चली गई, कंपनी को प्रॉफिट होने लगा, तो कंपनी की रिक्वेस्ट पर ही कंपनी की सुविधा के अनुसार ये चार्टर जारी किए जाते रहे। तो इस तरह से 1600 AD का चार्टर, 1600 ईस्वी का राजपत्र में इतनी बातें डिस्कस की गई।